नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पहले भी हमने पढ़ा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में और इसका जो पहला वीडियो है वो मैंने तैयार कर लिया था और आप लोगों ने देखा भी होगा और बहुत से आप लोगों के लाइक्स भी आए हैं और कमेंट्स भी आए हैं इस तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और मैंने काफ़ी सारे एविडेंस को लेकर बनाया है, काफ़ी सारी मेहनत की है, अच्छे प्रमाणिक स्रोतों को उसमें काम में लिया है। तो दोस्तों, आज हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की भाग जो द्वितीय है उसको लेकर वीडियो बनाया है मैंने कि इस वीडियो में किस तरह से ग्रेडिंग किया जाएगा और किस तरह से पाठ्यक्रम को डिवाइड किया जाएगा और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है मूल्यांकन की, ये किस प्रकार से इसको संपादित किया जाएगा। तो सबसे पहले साथियों, हमने अभी तक जो पढ़ा उसके बारे में छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को समझा और शाब्दिक अर्थ के समझने के बाद, शाब्दिक अर्थ के समझने के उपरांत हम लोगों ने सबसे पहले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किन आधारों पर करना चाहिए और उसे लागू करने की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ा और आवश्यकताएं हमें क्यों हुई। जैसा कि हमारे संविधान में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो हमारे मूल अधिकारों को लेकर हो, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर हो, नई शिक्षा नीति को लेकर हो, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशें हो, या फिर NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को लेकर हो, या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम हो, तमाम सारी जो हमारे उपबंध हैं संविधान के उनको लेकर है और यूँ कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए हमको उसकी आवश्यकता पड़ी और हमने इसको लागू किया था। तो दोस्तों, ये आपने जाना कि ये स्कूल आधारित एक मूल्यांकन व्यवस्था है। इसमें बालक के सर्वांगीण विकास के सभी पहलुओं को अध्ययन किया जाता है। तो आपने पढ़ा कि सततता है। सततता का मतलब यहाँ पर एक निरंतर प्रक्रिया होगा, जो प्रक्रिया कक्षीय शिक्षण व्यवस्था के साथ में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब जो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये मान लो कि जब बालक विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसका जो मूल्यांकन है वो प्रथम दिन से शुरू हो जाता है, जो उस सत्र के अंतिम दिन तक चलेगा। तो अब ये मूल्यांकन पूरे एक वर्ष का पाठ्यक्रम है, ये किस प्रकार चलेगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि पाठ्यक्रम पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम विभाजन। पाठ्यक्रम विभाजन। अब पाठ्यक्रम जो विभाजन है ये पूरे सत्र के दौरान किस प्रकार किया जाएगा। तो सबसे पहले साथियों, हम इस बात को मानने को तैयार है हम लोग कि किसी भी वर्ष का, मैं लिख सकता हूं किसी भी पूरे वर्ष का संपूर्ण पाठ्यक्रम है, इसको हम 100% मान लेते हैं। कितना मान सकते हैं? 100%। ये हमने 100% मान लिया। अब इस पूरे पाठ्यक्रम को हम दो अवधियों में अलग अलग डिवाइडेशन करेंगे। तो ये तो हुई प्रथम अवधि। प्रथम अवधि
और ये कहलाएगी द्वितीय अवधि। अब साथियों इंग्लिश में अंग्रेजी में हम इंग्लिश में हम इस प्रथम अवधि को हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म कह सकते हैं हम लोग। सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, दो भागों में इसका डिवाइडेशन करते हैं। अब इस टर्म को जो अवधि है इसको हमने 5-5 माह में बांटा गया है। ये अवधि कहलाएगी 5 माह, 5 माह, और ये अवधि भी कहलाएगी 5 माह। ये अवधि कहलाएगी 5 माह और ये भी अवधि कहलाएगी, फर्स्ट टर्म वाली भी कहलाएगी 5 माह। अब 5 माह का जो पाठ्यक्रम है इसको हमने 100% पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांट दिया। इसमें पाठ्यक्रम हमारा हो जाएगा 50%। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी पाठ्यक्रम 50%। दोनों ही अवधि का हमने पाठ्यक्रम को 50% भागों में बांट दिया है। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले हमारा मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो प्रथम अवधि का जो प्रथम मूल्यांकन है हमारे पास में वो कहलाएगा रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन ये कहलाएगा फर्स्ट, प्रथम अवधि का प्रथम मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन करेगा। और ये मूल्यांकन सतत रूप से चलेगा, निरंतर रूप से चलेगा। और हमने जो कक्षा कक्षीय जो गतिविधियां कराई है, जो शिक्षण को हमने कराया है, उसको निरंतर बालक के साथ में हमें एक उसको बालक को हमने एक उसकी संपूर्ण जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको निरंतरता रखते हुए, उसमें सततता रखते हुए उसकी जो मूल्यांकन आकलन की जो प्रक्रिया है उसे हम जारी रखेंगे। और उसके आधार पर हम उसका जो विषय वस्तु हमने पढ़ाई है उस विषय वस्तु का प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। ठीक है। और इसमें जो पाठ्यक्रम होगा इसमें 10% के बराबर। इसमें पाठ्यक्रम जो होगा हमारा 10%। ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन फर्स्ट होगा। उसके जस्ट 2 महीने बाद में, उसके जस्ट 2 माह बाद में फिर होगा रचनात्मक मूल्यांकन द्वितीय। मूल्यांकन द्वितीय, और इसमें भी पाठ्यक्रम पर 10%। इसमें पाठ्यक्रम होगा 10%। अब उसके बाद आता है हमारा जो तीसरा मूल्यांकन। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ जगह कम है इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। प्रथम रचनात्मक मूल्यांकन हो गया। ये हो गया फर्स्ट, और 10% पाठ्यक्रम। फिर द्वितीय
मूल्यांकन। ये हो गया, ये भी उसके जस्ट 2 महीने बाद होगा। और इसमें भी जो पाठ्यक्रम की कोर्स की अवधि है, पाठ्यक्रम 10% रखा जाएगा। उसके बाद आता है प्रथम अवधि का जो अंतिम मूल्यांकन है। प्रथम अवधि का जो अंतिम मूल्यांकन है, या तीसरा मूल्यांकन भी कह सकते हैं, उसे अंतिम मूल्यांकन भी कह सकते हैं, और उसे हम कहेंगे योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन। और ये जो मूल्यांकन होगा इसको हम बोलेंगे योगात्मक मूल्यांकन प्रथम, इसको बोलेंगे प्रथम। योगात्मक मूल्यांकन होगा प्रथम, और इसमें जो पाठ्यक्रम होगा वो 30% रखा जाएगा। पाठ्यक्रम होगा 30%। तो आपने देखा साथियों, 10%, 10%, 20% और 30, 50%। तो प्रथम अवधि में 50% पाठ्यक्रम पूरा हो, इस तरह से इसमें विभाजित किया गया है। अब आता है द्वितीय अवधि हमारा है। द्वितीय अवधि में, अब द्वितीय अवधि में क्या होगा कि जब आपने योगात्मक आकलन प्रथम पूरा कर लिया है, इसका मतलब 50% कोर्स आपका पूरा हो गया है, आधा कोर्स पूरा हो गया है। उसके बाद जनवरी फरवरी में आते हैं लोग, तो फिर यहाँ पर होगा रचनात्मक आकलन तृतीय होगा। रचनात्मक आकलन तीसरा, और इसमें भी यूं होगा मैं 10% कोर्स पाठ्यक्रम, यहाँ पर भी 10% पाठ्यक्रम रखा जाएगा। उसके बाद 2 महीने बाद होगा रचनात्मक आकलन चतुर्थ। इसके बाद होगा 2 महीने बाद रचनात्मक आकलन चतुर्थ, और इसमें भी 10% पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। तो साथियों, अब इसके बाद द्वितीय अवधि का अंतिम मूल्यांकन उसको हम कहेंगे योगात्मक आकलन द्वितीय, और इंग्लिश में कहेंगे तो एसेबल, समेटिव असेसमेंट सेकंड, और एफेबल का मतलब होगा रचनात्मक, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब होगा योगात्मक आकलन द्वितीय। और इसमें भी पाठ्यक्रम 30% होगा। इसमें पाठ्यक्रम ध्यान देते हैं 30% पाठ्यक्रम, 30% पाठ्यक्रम निर्धारित है। इस तरह से साथियों कि इस संपूर्ण अवधि का जो पाठ्यक्रम है 2 अवधियों में बांटा गया है। प्रथम अवधि फर्स्ट टर्म में पहले जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में, या हमारे पहले की जो पूर्व जो परीक्षा प्रणाली थी उसमें कैसा होता था कि 3 परीक्षाएं हुआ करती थी। अब 3 परीक्षाओं के माध्यम से हम बालक का एक मूल्यांकन किया जाता था, एक परीक्षा ली जाती थी जो मतलब पेपर पेंसिल आधारित हुआ करती थी, जिसमें ये होता था कि सबसे पहले 2 महीने बच्चा गया और त्रैमासिक परीक्षा होती थी, फिर अर्धवार्षिक होती थी, और अंत में सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा हुआ करती थी।
जब धीरे धीरे समय बीतता गया और इस परीक्षा प्रणाली में थोड़ा सा अंतर और आया, और उसके बाद में त्रैमासिक परीक्षा को हटाकर कि उसकी जगह टेस्ट रख दिए गए, परख रख दी गई, प्रथम परख, द्वितीय परख, इस तरह से परख को रखकर उसमें उस बालक का आकलन करने से मतलब लगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली हमारी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन और हुआ। वर्तमान समय में जो बहुत सारी मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो संविधान के अंतर्गत दिए गए उपबंधों को लेकर हो या बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत हो, तमाम सारे जो उपबंध है उनको लेकर शिक्षण प्रक्रिया में जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसमें अंतर आया है। और कहा जाता है कि जो अभी तो शिक्षा व्यवस्था शिक्षण जो व्यवस्था है हमारी या शिक्षण प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित ऐसे होगी कि पूरी तरह से कक्षा में लोकतांत्रिक प्रणाली को लागू किया गया है और बालक को केंद्र में रखकर शिक्षण व्यवस्था कराई जाएगी। पहले शिक्षण व्यवस्था शिक्षक केंद्रित होती थी, तो अब बालक को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है, वो बाल केंद्रित शिक्षा है। और बहुत सारी जो समितियां हैं वो सिफारिश करती है कि बिना बोझ की शिक्षा दी जाए, बिना बोझ की। तो यहाँ पर केवल और केवल पेपर पेंसिल जो टेस्ट है उसी के आधार पर बच्चे का आकलन करेंगे, तो उसका जो व्यापक स्तर है, और व्यापक स्तर ये है कि इसके जो आकलन के सर्वांगीण पहलू हैं वो उसमें छूट जाएंगे। तो बालकों इस तरह से हम ये समझेंगे कि बालक के जो शैक्षिक स्तरों को तो हम इस आधार पर ले सकते हैं पाठ्यक्रम के आधार पर, लेकिन उसकी जो सह शैक्षिक हैं, कोई बालक खेल में अच्छा है, कोई बालक नैतिक विकास में अच्छा है, कोई बालक सामाजिक दायित्वों को निभा रहा है, कोई बालक मतलब अदर एक्टिविटीज़ मतलब जो हमारी जो एक अच्छी एक्टिविटीज़ में उसको हम शामिल करेंगे, उनमें यदि वो पार्टिसिपेशन कर रहा है तो कहने का मतलब उसका विकास वहाँ भी हो रहा है। केवल ये ही एक पेपर पेंसिल को ही उसका आकलन नहीं है, और इस आधार पर बच्चे को जज नहीं कर सकते हम लोग। तो ये है कि जो रचनात्मक, अभी बताता हूँ मैं, रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन वास्तव में अंतर क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन वो है कि जो अब कक्षीय शिक्षण व्यवस्था में जो टीचर पढ़ा रहा है, ग्रुप बना के पढ़ा रहा है, तो उस ग्रुप के अंतर्गत वो निरंतर चलने वाली जो कक्षीय गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों के आधार पर जब विषय वस्तु का पठन करवा रहा है तो उस विषय वस्तु में से बालकों ने कितना ग्रहण किया है, चाहे उसने ग्रुप बना के पढ़ाया है, सामूहिक रूप से पठन, उसके बाद ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ाया है, और प्रत्येक ग्रुप में बच्चे ने कितना कितना सीखा है, और अलग अलग गतिविधियाँ करवाई हैं, अलग अलग गतिविधियों में बालक ने कितना ग्रहण किया है, इसका पता लगाने के लिए वो पाठ्यक्रम के अनुसार एक ये कह सकते हैं कि हम एक टूल तैयार करेगा। और ग्रुप उससे पहले जो ग्रुप बनाएगा उससे पहले वो आधार रेखा मूल्यांकन करेगा, बेस्ट टाइम टेस्ट लेगा। बेस्ट टाइम टेस्ट क्या होगा कि जब सत्र शुरू होता है और बालक कक्षा क्रमोन्नत होता है, आगे प्रमोट होता है, तो उससे पहले शिक्षक कि क्या किस बालक को क्या आता है और कितना आगे सिखाने की आवश्यकता उसे है, इसको लेकर एक आधार रेखा मूल्यांकन की तरह, जैसे मान लो 5वीं क्लास के बच्चों को शिक्षक पढ़ाने जा रहा है तो वो 4ठी कक्षा के स्तर का एक प्रश्न पत्र तैयार करेगा, और उस प्रश्न पत्र के तैयार होने के उपरांत बालकों को वितरित करके उसे एक छोटा सा टेस्ट लेगा। उस टेस्ट के माध्यम से ये पता लगाएगा क्या बालक की जो योग्यता है, क्या 5वीं कक्षा में बैठने लायक है भी या उससे कम है। तो अब बालक कितना कर पाता है, तो अध्यापक के लिए ये मतलब सरलीकृत हो जाएगा कि किस बालक का लेवल किस कक्षा के अनुसार है, या कौन सा बालक किस कक्षा के स्तर के अनुसार है, और उसे क्या सिखाने की उसको आगे आवश्यकता है। तो इस पाठ्यक्रम को इस तरह से बांटकर सिखाया जाएगा। जो रचनात्मक मूल्यांकन है हमारे सामने, वो निरंतरता जो क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसको आधार में रखकर और सततता का एक मान सकते हैं कि ये जो मूल्यांकन है रचनात्मक, ये सततता पर आधारित है। तो निरंतरता है, सततता है, उस पर आधारित है। और जो योगात्मक आकलन है, जो हमारा ऐसे 1 और 2 है, ये संपूर्ण व्यापकता को लेकर, इसमें खेल कूद,
अच्छी खेलकूद गतिविधियाँ हैं या मतलब नैतिक गतिविधियाँ हैं और तमाम सारी जो गतिविधियाँ हैं स्कूल की, उसमें भाग बढ़ चढ़ कर लेता है या नहीं लेता, उस सभी में उसका मतलब पार्टिसिपेशन कैसा है, इनको लेकर आकलन किया जाता है। तो इस तरह से ये योगात्मक आकलन तो ये मान लो कि व्यापक स्तर पर होगा और रचनात्मक आकलन ये सफलता पर आधारित होगा। तो आगे अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे इसके बारे में ग्रेडिंग सिस्टम 2-9 ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और कैसे दिया जाता है, इसके बारे में सभी कंपटीशन में प्रश्न आता है।